टू स्कूल। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग या आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टर्स के बारे में। इसकी पिछली वाली क्लास में हम डिस्कशन कर चुके हैं क्लासेस के बारे में। तो अब हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर्स और जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे सारे टॉपिक्स को, ठीक है। और क्योंकि इसमें बहुत डिटेल में दिया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। मैं इसको सिंपल कर दूंगा और एकदम छोटे में और कंसाइज फॉर्म में समझाऊंगा। तो कंस्ट्रक्टर होता क्या है? जैसे जब भी आपकी कोई क्लास इंस्टेंशिएट होती है, मतलब आपने जैसे किसी क्लास को कॉल किया, तो कई बार क्या होता है कि हम चाहते हैं कि क्लास में अगर हम कोई फंक्शन यूज करने जा रहे हैं तो कुछ सर्टेन सेट ऑफ वैल्यूज उस फंक्शन को पास ना करके हम लोग कंस्ट्रक्टर में पास कर देते हैं। और ये कंस्ट्रक्टर में पास की गई वैल्यूज ग्लोबली सारे फंक्शंस को या सारे डेटा मेंबर्स को इक्वली अलाउड होती है यूज करना, ठीक है। तो आप ऐसा समझ लीजिए कंस्ट्रक्टर एक तरह का मेथड है, ठीक है, जिसका पहला आर्ग्यूमेंट सेल्फ होता है, ठीक है, जिसका पहला आर्ग्यूमेंट सेल्फ होता है और उसके बाकी के जितने आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो आप कोई भी पैरामीटर पास कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें कितने भी नंबर ऑफ पैरामीटर हो सकते हैं। तो अगर आपने सपोज एक ऑब्जेक्ट, बेसिकली क्या होता है, अगर क्लास को हम कॉल करते हैं, उसका एक इंस्टेंस बनाते हैं, तो हम एक तरह का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो आपने सपोज एक क्लास को इंस्टेंशिएट किया, आपने उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया। तो उस ऑब्जेक्ट में आप चाहते हैं कि सर्टेन सेट ऑफ वैल्यूज को आप असाइन कर दें, या आप पहले से ही उसको इनिशिएट कर दें, या आप उसको पहले से ही इनिशियलाइज कर दें। तो हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं, ठीक है। पाइथन में एक बिल्ट इन मेथड होता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ये भी एक तरह का कंस्ट्रक्टर होता है। जब आप कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करते हैं तो ये फंक्शन यूज होता है, बट अगर आप कंस्ट्रक्टर इम्प्लिसिटली डिफाइन कर देते हैं तो आपका कंस्ट्रक्टर वो माना जाता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर वो मेथड है जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है जब भी कोई क्लास इंस्टेंशिएट या इनिशियलाइज होती है। जैसे ही आप कोई एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास का, सबसे पहले जो मेथड कॉल होता है वो होता है आपका कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर से आप उस मेथड में यूज होने वाली वैल्यूज को इनिशियलाइज कर सकते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अगर आपको रिक्वायर्ड है आप तो ही ऐसा करें, अगर आपको रिक्वायर्ड नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आप कितने भी नंबर ऑफ पैरामीटर पास कर सकते हैं एक कंस्ट्रक्टर में। और जो क्लास का नाम है, ठीक है, जो जो कंस्ट्रक्टर का नाम होता है, वो जो क्लास का नाम आप यूज करेंगे, आप क्लास का नाम यूज करके आप उसके आगे अगर पैरामीटर्स पास कर देंगे तो वो पैरामीटर की जो वैल्यूज हैं वो सीधे सीधे कंस्ट्रक्टर को पास हो जाती हैं। अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखें, जैसे यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल लिया है ऑफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट। इन्होंने क्या किया है, इंट वैर यूज किया है, फिर डेफ इनिट और सेल्फ और वैर। सेल्फ पे अभी हम थोड़ी देर में आते हैं। सेल्फ हमेशा पहला पैरामीटर जो एक कंस्ट्रक्टर में पास होगा वो सेल्फ होता है, और उसके बाद आप बाकी के वेरिएबल पास करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने वैर इक्वल्स टू 10, यानी 10 को एक इनिशियल वैल्यू पहले से दे रखी है कि अगर कोई कंस्ट्रक्टर को कॉल ना करे तो इनिशियली उसकी वैल्यू 10 अपने आप पड़ जाएगी, ठीक है। फिर उन्होंने इनिशियलाइज किया है डॉट वैर इक्वल्स टू वैर और डेफ डिस्प्ले कर दिया है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने जो इनिशियलाइज क्लास है, ठीक है, यहां उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके वैर कीवर्ड को एक्सेस किया और उसको इस वैर की वैल्यू दे दी, यानी ये जो बाहर का वैर है इसकी वैल्यू क्या 10 हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही आपका जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होता है, ठीक है। जैसे यहां पर देखिए इनिशियलाइज का क्लास को कॉल किया है, उसके आगे 20 पैरामीटर पास कर दिया, अब वैर की वैल्यू 20 हो जाएगी। तो जब p डिस्प्ले कॉल होगा तो आपका जो आउटपुट है वो 10 नहीं होगा, वो आपका 20 हो चुका होगा, ठीक है। अगर आपने कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया तो जो डिफॉल्ट वैल्यू है यानी 10 वो ले ली जाएगी और फिर वही प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल है ये कंस्ट्रक्टर, आप एकदम सिंपल सा मेथड समझिए। सबसे पहले कॉल होने वाला पहला पैरामीटर इसका सेल्फ होगा, उसके बाद आप कितने भी नंबर ऑफ पैरामीटर पास कर सकते हैं। और ये किस लिए यूज होता है, ये क्लास के एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है, ताकि बाद में आप जो भी मेथड्स को कॉल करें उस ऑब्जेक्ट की मदद से वो सारी वैल्यूज उन सारे मेथड्स को पहले से ही मिल जाएंगी, क्योंकि आपने कंस्ट्रक्टर में वो ऑलरेडी पास कर दिया है, ठीक है। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ के ऊपर। तो नॉर्मली जो मेथड्स होते हैं उसमें हमारा जो फर्स्ट पैरामीटर है वो कोई जरूरी नहीं है कि वो सेल्फ हो, ठीक है, वो आप कोई भी वेरिएबल रख सकते हैं। बट जब आप सेल्फ पहला वेरिएबल यूज करते हैं या पहला पैरामीटर यूज करते हैं तो वो क्लास का मेथड बन जाता है, ठीक है। वो बताता है कि हाँ ये सेल्फ मतलब कि मैं खुद मतलब कि ये मेथड इस क्लास के लिए ही यूज हो रहा है या इस क्लास को ही पॉइंट कर रहा है। ये सीधा सीधा सेल्फ डिनोट करता है। सेल्फ रेफर करता है उस इंस्टेंस को जो आपने अभी अभी क्रिएट किया है, ठीक है। अब अगर आपको सेल्फ को एक्सेस करना है, अब जैसे मान लीजिए कि आप कोई, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक क्लास दी हुई है, क्लास मोबाइल दी हुई है,
ठीक है। इन्होंने यहाँ पर init फंक्शन यूज किया, अंडरस्कोर अंडरस्कोर init अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और पहला पैरामीटर इसका सेल्फ है, उसके बाद प्राइस और मॉडल यूज किया गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सेल्फ डॉट प्राइस इज इक्वल्स टू प्राइस, मतलब ये जो बाहर प्राइस है, यानी जो सारे मेथड्स को एक्सेसिबल है, उस प्राइस को इन्होंने जो भी आप कंस्ट्रक्टर में वैल्यू प्राइस की पास कर रहे हैं उसको पास कर दिया है। ठीक है, सेल्फ डॉट मॉडल इज इक्वल्स टू नोकिया लूमिया 720। तो यहाँ पर सीधा सीधा जो मॉडल है उसकी वैल्यू यहाँ पर नोकिया लूमिया 720 असाइन कर दी गई है। अब जब भी आप कोई और, जैसे उसके नीचे एक फंक्शन है डिस्प्ले डेटा सेल्फ, ठीक है, अब यहाँ जब आप सेल्फ डॉट प्राइस या सेल्फ डॉट मॉडल करेंगे तो आपने जो वैल्यू असाइन करी है वो आपको मिल जाएंगी। तो अब इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि आपने एक इंस्टेंस बनाया, ठीक है, उस इंस्टेंस में आपने कोई वैल्यू पास कर दी, अब आपके पास वो ऑब्जेक्ट आपके पास सेव्ड है। अब आप अपने प्रोग्राम में जहां भी उस ऑब्जेक्ट को यूज करना चाहें, आपको जरूरी नहीं है कि आप बार बार एक वैल्यू को गेट करें या आप उस वैल्यू को उस ऑब्जेक्ट में से निकालें। आप सीधे सेल्फ डॉट मॉडल या सेल्फ डॉट प्राइस या आपका जैसा भी प्रोग्राम का लॉजिक है, आप उसके हिसाब से उसको चेंज या मॉडिफाई कर सकते हैं और वो आपको वैल्यू सीधे सीधे मिल जाएगी। तो ये इस तरह से ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं कि इस एग्जाम्पल में हुआ क्या। जैसे अगर आप यहाँ पर भी एग्जाम्पल देखा जाए तो इन्होंने मोबाइल क्लास में 100 और सैमसंग पास किया है, फिर m डॉट डिस्प्ले डेटा कर दिया है। ठीक है, तो जैसे ही 1000 और सैमसंग पास होगा, आपके प्राइस में 1000 और आपके मॉडल में लूमिया, आपके मॉडल में सैमसंग सीधा सीधा पास हो जाएगा। और जैसे ही आप m डॉट डिस्प्ले डेटा करेंगे आपको वो वैल्यू सामने दिख जाएंगी, मतलब आपके इस क्लास के इस इंस्टेंस में ये वैल्यू पास हो चुकी हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम लोगों ने सेल्फ के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है सब कुछ। तो अब हम देखते हैं कि एक्चुअली में क्लास को जो हम एक ऑब्जेक्ट बोलते हैं, कि जब हम क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, तो उसका मतलब क्या है। ये एक बहुत ही, जैसे आप अगर एक सिंपल एक ऑब्जेक्ट से डील कर चुके होंगे कभी, तो करली ब्रेसेस के अंदर हमारा एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे मान लीजिए आपने कोई सिंपल सा ऑब्जेक्ट लिया है, इसमें a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 3, c इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो c:4, ठीक है, आपने सिंपल ऐसी वैल्यूज दे रखी हैं। तो इसी तरीके से जब एक क्लास का आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं न्यू कीवर्ड का यूज करके, या आप सीधा सीधा उसको कॉल करके उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ये भी एक तरह का ऑब्जेक्ट ही बनता है। मतलब एक सिंपल, उसके अंदर भी कुछ डेटा एट्रीब्यूट्स होंगे और उनकी कुछ वैल्यू उनको असाइंड होगी, सिंपल एज दैट। ठीक है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, अब अगर हम देखें कि हम इसको इस इंस्टेंस को जब हम क्रिएट करते हैं तो हम अंदर के एट्रीब्यूट को एक्सेस कैसे करते हैं। तो सिंपल है, हम डॉट ऑपरेटर से इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक क्लास है एनिमल, ठीक है, और उसके अंदर एक वेरिएबल है बार्क, ठीक है, तो एनिमल डॉट बार्क से आप बार्क वेरिएबल को सीधा सीधा एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज आप लोगों को एकदम क्लियर होगी। ठीक है, अब हम इसको इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं, तो एक मैं आपको मेथड बता ही चुका हूं कि कंस्ट्रक्टर में आप सीधा सीधा वैल्यू पास कर दीजिए तो आपके वो वेरिएबल असाइन हो जाएंगे या इनिशियलाइज हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर आपको किसी एट्रीब्यूट को रेफरेंस करना है तो आप सिंपल डॉट नोटेशन से भी रेफरेंस कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि जब भी आप किसी वेरिएबल को रेफरेंस करते हैं तो पाइथन कैसे ढूंढता है कि वेरिएबल का स्कोप कहाँ है। ठीक है, याद करिए स्कोप्स के बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो स्कोप सबसे पहले, जब भी कोई क्लास का इंस्टेंस क्रिएट होता है तो एक नेम स्पेस क्रिएट हो जाता है। मतलब इस ऑब्जेक्ट के अंदर इतने सारे एट्रीब्यूट्स हैं, तो इन सब की जो नाम है उनका स्कोप कैसे कैसे कहाँ कहाँ होगा वो डिफाइन हो जाता है। ठीक है, तो क्लास का जो इंस्टेंस है, ठीक है, उसका अपने एक नेम स्पेस होता है, बिल्कुल डिक्शनरी की तरह, एक डिक्शनरी की तरह ये नेम स्पेस आपके पास तैयार होता है। ठीक है, अब सबसे पहले तो उस नेम स्पेस में ढूंढा जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसी नाम से अगर वहां नहीं मिलता है उस नेम स्पेस में तो फिर इंटायर क्लास में देखा जाएगा। ठीक है, अगर वहां भी नहीं मिलता है तो आप जो अगर एक पर्टिकुलर वेरिएबल या पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को आप एक्सेस करना चाहते हैं तो गेट attr एक और मेथड है। ठीक है, उसकी मदद से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वैल्यू। ठीक है, गेट attr, सेट attr, ठीक है, ये एट्रीब्यूट्स को गेट या सेट करने का एक तरीका है। डिलीट attr, ठीक है, ये यहाँ पर जो फंक्शंस आपको दिए हुए हैं जैसे गेट attr, सेट attr और डेल attr, देखिए इसका सिंपल सा मतलब बनता है डेल एट्रीब्यूट यानी डिलीट एट्रीब्यूट, सेट attr मतलब सेट एट्रीब्यूट, गेट एट्रीब्यूट गेट attr। सिंपल, कोई इसमें कुछ इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। उसी तरह से इसका नाम भी पड़ा हुआ है। तो देख रहे हैं आप कि क्लास का जो ऑब्जेक्ट बना है वो भी किसी भी एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट की तरह ही बिहेव करता है। आप उसमें
प्रॉपर्टीज को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। बट एक चीज का ध्यान दीजिएगा, इससे उस ऑब्जेक्ट का नेचर चेंज हो सकता है। जैसे सपोज आपने एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था, उस ऑब्जेक्ट में आपने एक फंक्शन यूज किया, ठीक है, उस फंक्शन का यूज 3-4 जगहों पे आप कर रहे हैं। अब सपोज आपने del attr के मदद से उस फंक्शन को डिलीट कर दिया, ठीक है, तो अब आपका नेचर ही चेंज हो गया उस ऑब्जेक्ट का। अब आप कहीं और अगर एक्सेस कर रहे होंगे तो वहां एरर आ जाएगी। तो इन सब चीजों का हमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है, ठीक है। तो अब आते हैं हमारा क्लास एट्रीब्यूट वर्सेस इंस्टेंस एट्रीब्यूट, इनमें डिफरेंस क्या है, मतलब क्या है इस बात का, मोटी मोटी बात हम लोग जानेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हमारे अब क्लास एट्रीब्यूट और हमारे इंस्टेंस एट्रीब्यूट, इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। जब भी आप एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो एक सर्टेन सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स उस ऑब्जेक्ट को असाइन कर दिए जाते हैं, ठीक है। अब आपने जब भी मतलब ये वो एट्रीब्यूट्स हैं जो क्लास को ग्लोबली अवेलेबल हैं। अब हम आते हैं क्लास एट्रीब्यूट्स और हमारे इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स के ऊपर, ठीक है। क्लास एट्रीब्यूट्स हमारे वो एट्रीब्यूट्स हैं जो कि सारे इंस्टेंसेस शेयर करते हैं या सारे इंस्टेंसेस को इक्वली अवेलेबल होता है, ठीक है। इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स वो होते हैं जो आप मॉडिफाई करते हैं या अपने मन से भी आप चीजें बना के रखते हैं, यानी ऐसे एट्रीब्यूट्स जो आप ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर एक बेसिक लेवल पे देखा जाए तो जो क्लास एट्रीब्यूट्स हैं वही आपके इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स होंगे। बट ये एक मोटी पिक्चर है। अगर आप इसको और डीपली देखेंगे तो एक इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स को आप ऐड या डिलीट या सेट कर सकते हैं, आपके अपने मन से आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आपने वही सिंपल एक ऑब्जेक्ट का ही हम एक एग्जांपल लेंगे। आपने एक ऑब्जेक्ट लिया, उसमें ए बी सी 3 वेरिएबल्स थे और उनकी कुछ वैल्यूज थी, ठीक है। सपोज वो ये जो ऑब्जेक्ट बना है ये क्लास का इंस्टेंस था, ठीक है। तो अब क्या है कि ये तो हो गया आपका क्लास एट्रीब्यूट्स, ठीक है, ए बी सी। अब आपने इसका एक इंस्टेंस बनाया, उस वक्त इस इंस्टेंस में 3 वेरिएबल तो हैं। अब सपोज आपको इसमें एक और वेरिएबल की जरूरत पड़ी या एक और एट्रीब्यूट की जरूरत पड़ी, तो आपने सेट कर दिया एक और एट्रीब्यूट, या सेट एटीटीआर की मदद से आपने एक और एट्रीब्यूट सेट कर दिया, या आपको सपोज एक एट्रीब्यूट की नीड नहीं थी तो आपने उसको डिलीट कर दिया। तो अब क्या है, अब आपका इंस्टेंस एट्रीब्यूट जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। माना कि ये नेचर चेंज कर रहा है, ठीक है, उस चीज का नेचर चेंज हो जाएगा, बट आपका जो क्लास एट्रीब्यूट है और जो इंस्टेंस एट्रीब्यूट है वो ऐसे ही डिफर करता है। मतलब क्लास एट्रीब्यूट सिंपल सी भाषा में देखा जाए तो क्लास एट्रीब्यूट मतलब ऐसे एट्रीब्यूट्स जो सारे इंस्टेंस ग्लोबली शेयर करते हैं, और इंस्टेंस एट्रीब्यूट जो उस इंस्टेंस के अपने अलग एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है। तो अभी 12 मिनट का ये ऑलरेडी लेक्चर हो चुका है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा इसके आगे के बारे में, यानी कि एडिंग द मेथड्स डायनेमिकली, कि कैसे हम लोग मेथड्स को डायनेमिकली ऐड कर सकते हैं, कैसे हम एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को और हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। एक सर्टेन, जैसे मान लीजिए कि आपकी एक क्लास है, वो बहुत बड़ी क्लास हो सकती है। तो अगर आपको एक लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स चाहिए या लिस्ट ऑफ मेथड्स चाहिए तो आप कैसे निकालेंगे इस पूरी क्लास में से। पाइथन में बहुत सिंपली एक फंक्शन दिए होते हैं, तो आप उसकी मदद से ये काम आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको और डिस्कस करेंगे एक्सेसिंग मेथड्स के बारे में, जो बिल्ट इन क्लास के एट्रीब्यूट्स हैं उनके बारे में। तो ये डिटेल डिस्कशन होगा, ठीक है। अभी के लिए हम रैप अप करते हैं और फिर जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय।